मेरा नाम आफरीन है। मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। बंगाल में औरतें फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले अपनी नाभि पर आकर लहसुन का रस क्यों लगाती थीं। ये एक बहुत खूबसूरत सुबह थी। मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में बिजी थी। मेरी चाची का छोटा भाई अरमान मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी और ये ऐसी नज़रें थीं जो मुझे खुश कर रही थी, क्योंकि मैं अरमान को पसंद करती थी। चाची का भाई यहाँ पर आता जाता रहता था और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। मेरी उम्र 17 साल थी, लेकिन मुझे अरमान से प्यार हो गया था। कम उम्र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वो भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग रखता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज का सूरज मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाला है। आज के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। चाची का भाई 2 दिन से यहाँ पर आया हुआ था। अरमान नाश्ता करने के बाद नौकरी के लिए निकल गया था और मैं चाची के साथ घर के कामों में बिजी हो गई थी। दरअसल मेरी माँ और मेरे पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। वो लोग मुझे काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। चाची मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर में रखा हुआ था। काम करते हुए टाइम मुझे पता ही नहीं चला और दोपहर हो गई थी। चाची अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं किचन की सफाई करने के लिए किचन में रह गई थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर एक अजीब सा लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था, जिनकी नज़रों में ऐसी चुभन थी कि मैंने जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े ठीक किए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कभी कभी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पर लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे, इसलिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती थी। वो आदमी मुझसे चाची के बारे में पूछ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा था ताकि अंदर जाकर चाची को बुला लूं, लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूँ। जाओ जाकर अपनी चाची को बुला लाओ। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार इस आदमी को यहाँ पर देख रही थी और वो कह रहा था कि वो मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे दरवाज़ा खुला हुआ छोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं फ़ौरन अंदर की तरफ भागी और चाची को इस बारे में बताया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसके हुलिये के बारे में सुनते ही चाची के चेहरे का रंग बदल गया था। वो कहने लगी कि तुम्हें दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम किचन का काम ख़त्म करो। उनकी बात सुनकर मैं किचन में पहुंच गई थी और चाची दरवाजे पर चली गई थी और फिर मुझे चाची की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दी थी कि वो क्या बात कर रही हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कोई ऐसी बात तो ज़रूर थी जो बहुत ही खामोशी के साथ और चुपके चुपके की जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि चाची इस आदमी से क्या बातें कर रही हैं और ये आदमी कौन है जो चाची से यहाँ बात करने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ ही देर गुजरी थी कि चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि इस आदमी के बारे में तुम्हें अपने चाचा या फिर मेरे भाई अरमान से इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। चाचा जी रोज सुबह सवेरे दूसरे शहर में काम करने के लिए चले जाते थे और रात को ही वो घर वापस आते थे, लेकिन वो दिन में कई बार चाची को फ़ोन करके उनसे बात करते थे और मेरे भी हाल चाल लेते रहते थे। चाचा चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए चाचा मुझे अपनी बेटी समान ही समझते थे। चाचा जी मेरी बहुत परवाह करते थे, इसलिए चाची ने मुझे सख्ती से मना किया था कि चाचा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मेरे दिल के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया था।
कि ये आदमी कौन है जिसके बारे में चाची सबसे छुपाना चाहती है। मुझे तो वो कोई बदमाश आदमी लग रहा था, लेकिन मेरी चाची का उसे क्या संबंध था। फिलहाल चाची की बात सुनकर मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था और ना ही मैंने इस बारे में अरमान से कोई बात कही और ना ही चाचा जी से कुछ कहा था। मैंने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल खुद ये बात सब लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। और फिर उसी रात अरमान मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जल्दी ही मैं तुम्हें अपनी बहन से तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अब जल्द ही हमारी शादी हो जाए। अरमान की बात सुनकर मैं हंस दी थी, क्योंकि मैं अभी 17 साल की ही तो थी और वो 23 साल का हो गया था। और फिर अभी तक उसकी कोई परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी, वो बस थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था। फिर वो मुझे अपने घर में कैसे रखता। इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी। मगर अरमान का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वो जल्द ही मुझसे शादी करना चाहता है और वो अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश हर दिन कर रहा है। और फिर वो मुझे लेकर नौकरी के लिए दूसरे शहर में भी शिफ्ट हो जाएगा। मुझे इस बात से भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने उससे कह दिया था कि अगर चाची मानती है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर अरमान को बहुत खुशी हुई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसने खुशी से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। उसकी इस तरह से छूने से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो दिन तो खामोशी से गुजर गया था और कुछ दिन बाद वो आदमी फिर से हमारे घर पर आ गया था। वो आदमी आज सीधा ही दरवाजे से घर के अंदर चला आया था। अब की बार चाची ने उसे अपने कमरे में बिठाया था। मैं किचन में मौजूद थी। तभी अचानक चाची भी किचन में आ गई। उन्होंने एक लहसुन उठाया और मुझसे कहने लगी कि मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं खुद तुम्हें आवाज़ न दूँ। मैं बड़ी हैरानी से अपनी चाची के हाथ में लहसुन पकड़ा हुआ देख रही थी और वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई थी और मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे चाची ने आवाज़ देकर ठंडा पानी लाने के लिए कहा था। मैं 2 गिलास ठंडा पानी लेकर चाची के कमरे के दरवाजे तक जैसे ही पहुंची तो वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातें करते करते मुझे देखकर खामोश हो गए। मेरी नज़र खुद ब खुद अपनी चाची पर ठहर गई थी, क्योंकि उनकी हालत कुछ बदली बदली सी मालूम हो रही थी। उनके बाल तो अच्छी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन अब उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में हो रहे थे। इससे पहले कि मैं और गौर से चाची का जायज़ा लेती तो वो आदमी चाची को कहने लगा कि ये तुम्हारी बेटी है, ये तो बड़ी खूबसूरत है और जवान है। तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? इसके लिए तो तुम्हें आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब तुम्हारी उम्र हो रही है, अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो मेरे लिए अनजान आदमी था। वो ना सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था, बल्कि उसने तो मेरी शादी के बारे में भी तक बात छेड़ दी थी। वो पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था। तभी चाची ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तो अब उम्र हो रही है, लेकिन अब ये जवान हो गई है। मैं शर्म की वजह से फौरन वहाँ से निकलकर वापस आ गई थी। चाची उस अनजान आदमी के सामने जिस तरह से मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थी, मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था और उन दोनों के बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ देर के बाद वह आदमी वापस चला गया तो चाची ने मुझे फिर से यही समझाया कि अरमान को और अपने चाचा जी को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि अचानक इस समय अरमान घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने घर जाने के बजाय
यहाँ पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो फौरन मेरे पास चला आया और मुझसे पूछने लगा कि यह आदमी कौन था और यहाँ पर क्यों आया था। मैंने इनकार करते हुए सिर हिला दिया और कह दिया कि मुझे कुछ पता नहीं, यह आदमी चाची से मिलने के लिए आया था। अरमान सीधा चाची से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया और फिर ना जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। चाची अरमान को बुरा भला कह रहे थे। अरमान भी आगे से चाची को बहुत ज़्यादा जवाब दे रहा था। ना जाने उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मुझे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इतना आइडिया ज़रूर था कि बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर बाद जब अरमान चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। वो सीधा स्टोर रूम में चला गया और जाकर अंदर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वो हमारे घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। रात के खाने के टाइम पर जब मैं चाची को बुलाने के लिए गई तो चाची बहुत ही गुस्से में थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा था कि जैसे किसी बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। मैंने चाची से इस बारे में पूछा भी कि क्या हुआ है चाची, आप क्यों मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो। तो वो कहने लगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई थी और लगातार रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माता पिता याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेट गई तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि अरमान ने अपनी बहन से ना जाने किस बात पर झगड़ा किया है। क्या उस अनजान आदमी की वजह से उसका और चाची का झगड़ा हुआ है। स्टोर रूम का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उससे जाकर ज़रूर पूछती। अरमान जब भी हमारे घर पर आता था तो वो स्टोर रूम में ही ठहरता था, क्योंकि हमारा घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाची और चाचा रहते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी और एक छोटा सा ही स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर अरमान कभी कभी ठहर जाता था। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह मुझे या तो यह बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे अरमान से ही पूछनी थी, लेकिन चाची अगली सुबह खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका बिहेवियर देखते हुए मैं भी उनसे कुछ पूछ नहीं सकती थी। मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में बिजी हो गई और चाची के कमरे की सफाई करने के दौरान मुझे वहाँ लहसुन का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया, जिसे चाची किचन से लेकर अपने कमरे में आई थी और मैं सोच रही थी कि चाची लहसुन क्यों उठा कर लाई थी। आखिर उस अनजान आदमी को इस लहसुन का क्या करना था, या फिर चाची ने उस लहसुन का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो बहुत ही दबा हुआ लग रहा था, उसे खाया नहीं गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रस निकाल लिया गया हो। मैंने सफाई करते टाइम उसे फेंक दिया था और फिर सफाई में बिजी हो गई। फिर शाम के टाइम चाची मुझसे कहने लगी चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि चाची मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थी और मैं उनके साथ चल पड़ती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ लेकर जा रही है। चाची ने रिक्शा किया और हम रिक्शे में बैठकर चल पड़े, लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई थी जब रिक्शे वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया था। मैंने चाची से पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाज़ार तो पीछे निकल गया है। वो कहने लगी कि मुझे दूसरा सामान खरीदना है, इसलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका बिहेवियर मुझे पहले से कुछ बेहतर लग रहा था और काफ़ी देर बाद हम एक ऐसी अजीब सी जगह पर पहुंच गए, ऐसे अजीब से बाज़ार में पहुंच गए। यहाँ पर भीड़ तो थी, लेकिन लोग काफ़ी अजीबोगरीब मालूम हो रहे थे। हम रिक्शे से उतरे तो चाची मुझे किसी दुकान के बजाय बाज़ार के पीछे बने हुए एक घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराने लगी।
कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही हैं। चाची ने मेरा चेहरा देखा तो वो कहने लगी कि परेशान मत हो, ये भी तुम्हारी चाची ही हैं। तुम यहाँ बेफिक्र होकर बैठो, बस कुछ देर में मैं वापस आती हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहाँ से निकल गई। उस औरत ने मुझे अंदर ले लिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर जैसे जैसे वो मुझे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक अजीब सी गंदी महक आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे आइडिया हो गया था कि मैं किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूँ, ये जगह अलग ही जगह है। दरवाजे के पास छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियाँ खड़ी हुई थीं जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनके कपड़े, उनके चेहरे पर भरा हुआ मेकअप मुझे एक अलग ही सच्चाई बता रहा था। मैं चलते चलते रुक गई तो एक औरत पलट कर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो औरत ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि इस दरवाजे के अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुकी है। अब ना ही वो कभी लौट कर वापस आएगी और ना ही तो कभी यहाँ से लौट कर बाहर जा सकेगी। ये मेरी दुनिया है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। तू भी एक औरत है, इसलिए तुझे भी यहाँ पर रहकर मेरा कहना सुनकर रहना होगा। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रहूँगी और मेरी चाची कुछ देर में ही आती होगी। तो उसने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ ली और कमीज़ ज़ोर से खींची, जिससे मेरी कमीज़ फट गई। फिर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा और मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वो औरत मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तेरी चाची तुझे यहाँ पर बेच कर गई है, अब तू मेरी खरीदी हुई गुलाम है, मैंने तेरी महंगी कीमत दी है। उस औरत ने मुझसे कहा, जा और जाकर तैयार हो, रात को कस्टमर आएगा और तुझे भी यहाँ लाइन में खड़ा होना होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस समय हक्का बक्का थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मेरी चाची मेरी माँ की तरह थी। पिछले 4 साल से मैं अपनी चाची के साथ रह रही थी। वो मेरे ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है? मैं चाह कर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये भयानक सपना है और कुछ देर बाद मेरी आँख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का ही एक कड़वी हकीकत थी। वो दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे से कमरे में ले गई। उसने खुशबूदार पानी बनाया और उसमें मुझे स्नान करवाया। मेरे चीखने चिल्लाने रोने धोने का उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां यहाँ पर रोज़ आती हैं, 1-2 दिन रोती हैं, उसके बाद खुद ही अपनी खुशी से बिस्तर पर चली जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, इसलिए तुम भी अब खुशी खुशी अपनी इस ज़िंदगी को स्वीकार कर लो। जो भी है, जैसी भी है, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए खुशी खुशी इस काम को आसानी से कर लो, वरना सायरा बानो यही काम तुमसे ज़बरदस्ती करवाएगी और तुझे तकलीफ़ भी ज़्यादा होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वो मुझे इस धंधे में उतारना चाहती थी। वो मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई, जहाँ से मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो कहने लगी, देखो यह लड़की सायरा बानो की बात नहीं मान रही थी, इसे बंद करके रखा गया है। इस बेचारी को ना खाने को कुछ दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी ना खाने को कुछ दिया जाएगा और ना पीने को।
तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी ज़बरदस्ती करने पर मैंने खुशबूदार पानी से स्नान किया था और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पहले वाली औरत, जिसका नाम सायरा बानो था, वो वापस आ गए। उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज़ है। तेरे तो बड़े अच्छे दाम लगेंगे। मैंने तेरी चाची को भी बहुत पैसे दिए हैं। वही सारा पैसा मैं तेरे शरीर को बेचकर वसूल करूंगी। तो उसके पान से सने हुए दांत दिखाई दिए थे। ये नज़ारा मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आ जाएगा। अब तो मेरी आंखों के से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरी चाची मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गई है। वो ज़ोर से हंसी और कहने लगी, ये तो तुझे मालूम होगा। हम तो बस माल खरीदते हैं। माल हम तक क्यों लाया जाता है ये हमें नहीं मालूम। वो दूसरी औरत, जिसका नाम बेगम जान था, सायरा बानो से कहने लगी कि अभी छोटी है, इसे अभी हमारे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कस्टमर के हवाले करने के बजाय हम पहले इसे महफिल में नाचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब ये थोड़ी समझदार हो जाए तो इसे किसी अच्छे और महंगे ग्राहक के सामने पेश करना, ताकि इसका सही पैसा वसूल हो सके। उस औरत की बात सायरा बानो को समझ आ गई थी और वो कहने लगी कि ठीक है, इसे नाचने गाने की तैयारी करवाओ। इस बात का हुक्म देते हुए बेगम जान मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो, इस दुनिया में आज नहीं तो कल तुम्हें कस्टमर के पास जाना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। मैं भी जब यहाँ आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी। मुझे तो यहाँ पर मेरी सगी माँ बेच कर गई थी, क्योंकि उसे तो पैसों से मतलब था। उसने कभी अपनी बेटी से प्यार ही नहीं किया था, उसे बेटियाँ बोझ लगती थी, इसलिए वो मुझे यहाँ पर बेच कर चली गई थी। तब से आज तक मैं हर रोज़ किसी न किसी कस्टमर के साथ सोती हूँ, क्योंकि अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर सायरा बानो खुद अपने नौकरों के साथ पहरा देती है। इसलिए यहाँ से कभी फरार होने के बारे में मत सोचना, वरना सायरा बानो तुम्हारा वो हाल करेगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। बेगम जान बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसकी बोलचाल भी मुझे बहुत पसंद आई थी। वो मुझे ना सिर्फ प्यार से समझा रही थी, बल्कि खुद भी नाच सीखने लगी थी, जबकि मैं सारा टाइम रोती रहती थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी ही चाची यहाँ पर छोड़कर चली गई, और फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब तो रोते रोते मेरी आंखों का पानी भी सूख चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया था और सोच लिया था कि ज़्यादा रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी चाची मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएगी। न जाने उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया था। अरमान ने उनसे आखिर ऐसा क्या कह दिया था जो वह मुझे अगले ही दिन इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मैं सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरी चाची ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन फ़िलहाल इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। बेगम जान ने मुझे 1 महीने तक इन महफिलों के रूल्स और नाचना भी सिखा दिया था, और फिर मुझे भी इस महफिल का हिस्सा बनाया जाने लगा था। लोग हमारे सामने बैठ जाते थे और हमें अजीबोगरीब कपड़ों में उनके सामने अपना नाच पेश करना पड़ता था। पुरानी लड़कियां तो नाचने में काफ़ी माहिर हो गई थी। वो इस काम को बड़ी आसानी से कर लिया करती थी, लेकिन मेरे लिए यह काम बहुत ही मुश्किल था। मैंने सारी ज़िंदगी अरमान के सिवा किसी को देखा ही नहीं था और न ही कभी घर की 4 दीवारी से अकेले में बाहर निकली थी। यहाँ इतने अनजान आदमियों के आगे अपना जलवा पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यहाँ कहीं मेरे कदम रुकते थे, तभी सायरा बानो हाथ में पकड़ा हुआ चाकू घुमाकर मेरी कमर पर दे मारती और सभी लोग इस बात से अनजान होते। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मुझे समझ आ गया था कि अब यही मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ पर सायरा बानो के इशारों पर नाचना है। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं सही से नहीं नाचती तो मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था और फिर मैं सारा दिन भूख प्यास से तड़पती रहती थी। इसीलिए मैंने भी नाचने में बराबर से हिस्सा लिया और फिर इसी तरह से 1 महीना और गुजर गया था। एक अमीर आदमी कोठी पर आया और उसने आते ही सबसे पहले मेरे दाम लगाए थे।
वो मुझे 50,000 रुपये की कीमत पर एक रात के लिए ख़रीदना चाहता था और ये बहुत बड़ी रकम थी। सारा बानो तो खुशी खुशी फ़ौरन ही राज़ी हो गई थी। उसने उस आदमी से 50,000 रुपये ले लिए और उसे एक छोटे से कमरे में भेज दिया और बेगम जान से कह दिया कि वो मुझे तैयार करके इस आदमी की सेवा में पेश कर दे। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी। नाचने को तो मैं अपना चुकी थी, लेकिन अब तक मैंने किसी कस्टमर के साथ रात नहीं गुजारी थी। बेगम जान मुझे अपने साथ ले गई और अपने हाथों से मुझे तैयार करते हुए कहने लगी कि तुम जितना ज़्यादा शोर करोगी, कस्टमर तुम्हें उतना ही परेशान करेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से उसके साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाओ। एक रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा पति है और ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बेगम जान मुझे तैयार करते हुए शीशे में मुझे दिखाते हुए कहने लगी कि कभी कभी हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिट्टा शरीर तुम्हारे लिए सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं है। अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारे दाम भी नहीं लगाता। मैं भी अपनी खूबसूरती से तंग आ चुकी हूँ। मैं 42 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और मेरे शरीर की चमक दमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। कोई ना कोई मेरा दाम लगा ही देता है और फिर मुझे खुद को उसके सामने पेश करना पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो तब तक तुम्हें यह सब कुछ झेलना ही होगा। बेगम जान मुझे दिमागी तौर पर तैयार कर रही थी और मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे चाची और अरमान की याद सता रही थी। मुझे जब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि चाची मुझे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर गई है और इन सब के लिए शायद अरमान जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम जान ने मेरी नज़र उतारी और कहने लगी कि गहरी सांस भर के कमरे में दाखिल हो जाना और ख़ुद को इस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास भी इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं छोटे से कमरे के अंदर चली गई जहाँ पर एक नन्हा सा पीला सा बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी सी रोशनी में मुझे सब कुछ भयानक लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही मैं इस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और इससे कहूंगी कि वो मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती ना करे। मैं रहम की भीख मांगूंगी तो उसे मुझ पर तरस आ जाएगा। वैसे भी मैं कम उम्र की थी और जिस आदमी ने मुझे ख़रीदा था वो कोई 35 से 40 साल की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वो मेरे पिता जैसा ही था, मगर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आने वाले आदमी भी इतने पत्थर दिल होते हैं जितनी यहाँ की औरतें। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर इस आदमी के चेहरे पर एक ख़तरनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरे जैसे ही इसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था, एक आँख बिल्कुल लाल हो रही थी और उसकी नज़रें मेरे शरीर पर टिकी हुई थी। मुझ पर इतना डर सवार हुआ कि मैं वापस बाहर निकलने लगी। तभी उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा कि तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भाग रही है। उसके मुंह खोलते ही शराब की बदबू ने मेरी सांस बंद कर दी थी। मैं उसके आगे रहम की भीख मांगने लगी थी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। वो कहने लगा कि चलो सीधी तरह से बिस्तर पर आ जाओ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझ जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे सीधे बिस्तर पर पटक दिया और फिर मेरे दिमाग में बेगम जान की बातें घूमने लगी थी। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगा लेना। लहसुन की छोटी सी कली को छील कर उस पर नाखून मारकर मुझे दे दिया था। मैंने उसे मुट्ठी में बंद कर लिया था। इसे मैं इस्तेमाल करना भूल गई थी, जिससे कि मुझे बेगम जान की याद आई। मैंने जल्दी से वो लहसुन की कली अपनी नाभि पर मलनी शुरू कर दी ताकि उसका रस मेरी नाभि पर लग जाए। कुछ ही देर में मैंने पूरी लहसुन की कली अपनी नाभि पर मली थी और फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ हुआ जो मेरे साथ होने वाला था। इस आदमी ने सारी रात पूरी तरह से अपने पैसे वसूल किए थे। मेरा रोना धोना किसी काम का नहीं आया था। वो आदमी तो बिल्कुल ही पत्थर दिल था, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वो शराब के नशे में चूर था या फिर उसे ये सब की आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे रात खत्म ही नहीं होगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझ पर
पर बेहोशी सवार होने लगी थी। अब मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो बेगम जान मेरे सामने मौजूद थी। वो आदमी पहले ही जा चुका था। बेगम जान मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे होश नहीं आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, बस पहली रात ही मुश्किल होती है, अब तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे लिए कुछ भी आसान हुआ है। गुजरी हुई रात बहुत ही भयानक थी। मैं होश में आने के बाद भी चिल्ला रही थी। बेगम जान मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और सारा दिन मैं बस उसके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। ये रिश्ते भी सिर्फ दिखावे के ही होते हैं। मेरी चाची, जिसे मैं अपनी माँ की जगह देती थी, उन्होंने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान को भूल चुकी थी। मेरा नाम आफरीन था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम बुलबुल रख दिया गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे, क्योंकि मेरा नाम पहले कभी आफरीन था। सारा दिन मैं बेगम जान के पास रही। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं कभी कस्टमर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि इस कोठी पर रहने वाली लड़की की कीमत न लगे। 2 दिन खामोशी से गुजर गए। फिर तीसरे दिन एक 55 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया था। मैंने सायरा बानो से इनकार करना चाहा तो उन्होंने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि यहाँ इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे खुद कस्टमर के आगे फेंक आऊँगी। मैं सायरा बानो के आगे मजबूर हो गई थी। बेगम जान ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार कर दिया। साथ ही मेरी मुट्ठी में लहसुन भी पकड़ा दिया और कहा कि इसे अपनी नाभि पर लगाना मत भूलना। मैं खामोशी से वो लहसुन मुट्ठी में दबाए और मरे मरे कदमों से उस कमरे में पहुंच गई। मैंने खामोशी से इस बुढ़े के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया था। बेगम जान की बात सही साबित हुई थी तो कस्टमर ने भी मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले ही मैंने अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगा लिया था। इस लहसुन से आखिर क्या होता था? बेगम जान ने मुझे ये क्यों लगाने के लिए दिया था, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी या अपनी इज्जत गंवा रही थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे अभी भी अरमान की याद आती थी। क्या उसने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया होगा? क्या उसने मुझे कभी ढूंढा? क्या वह मुझे भूल चुका होगा? बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। वो कस्टमर चला गया था और मैं खामोशी से बेगम जान के कमरे में चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहने लगी, तुम कस्टमर के पास जाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगा लेती हो ना? बेगम जान की बात पर मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। बेगम जान ने कहा कि तुम मेरी बेटी की उम्र की हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों से बचा नहीं सकती। तुम अगर भागने की भी कोशिश करोगी तो ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम एक धंधा करने वाली औरत बन गई हो। बेगम जान मुझे हमेशा यही समझाती थी कि अब कभी भी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना, और मैंने बेगम जान की बातों को अपने दिलो दिमाग में बसा लिया था। ऐसे ही मुझे 8 महीने यहाँ पर रहते हुए गुजर गए थे। अब तो मैं इस काम की आदी हो गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया करती थी। मैं जो कभी अरमान की दुल्हन बनने के सपने देखती थी, अब हर रात ही हर नए मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात बेगम जान मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी और ये ज़रूर बताती थी कि बिस्तर पर जाने से पहले पहले यह लहसुन अपनी नाभि पर ज़रूर लगा लेना। 1-2 बार मैंने इसके बारे में बेगम जान से पूछा कि इस लहसुन में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे दे देती हो, तो वो कहने लगी कि सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद ये पता चल जाएगा। याद रखना, लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि बेगम जान बीमार थी, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवा रही थी, और वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज मुमकिन कहाँ है। हमारा तो यहाँ कोई अपना ही नहीं है जो हमारी फ़िक्र कर सके। मेरी फ़िक्र करने वाली यहाँ पर सिर्फ बेगम जान थी। अगले ही दिन मेरे पास सायरा बानो आई और कहने लगी कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास एक कस्टमर आएगा। ये कहकर सायरा बानो चली गई और मैं तैयार होने लगी।
क्योंकि अब मुझे इस दुनिया की आदत हो गई थी। मैं जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम जान फिर आकर मुझे लहसुन का टुकड़ा पकड़ाया और मैं आज सोच में पड़ गई थी कि आखिर बेगम जान मुझे लहसुन क्यों देती है। आज मैं उनसे इस सवाल को पूछ कर ही रहूँगी, लेकिन मुझे कस्टमर के पास जाने के लिए देर हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब वापस आऊँगी तो उनसे सवाल का जवाब पूछूंगी। कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैं कस्टमर के कमरे में उसके पास पहुंची। लेकिन इससे पहले मैंने लहसुन के रस को अपनी नाभि पर लगा लिया था। हालांकि मैं इतना ज़रूर जानती थी कि इस काम के पीछे कोई ना कोई ख़ास बात तो ज़रूर है। मेरे दिमाग में बार बार लहसुन वाली बात घूम रही थी। अगर मुझे कोई इस बारे में बता सकता था तो वो सिर्फ बेगम जान ही थी। आज मैंने फैसला कर लिया था, मैं उनसे पूछ कर ही रहूँगी, क्योंकि वो हर बार मुझे लहसुन के बारे में बताना नहीं भूलती थी। मैं जैसे ही कमरे में पहुँची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस कमरे में मौजूद मर्द कोई और नहीं बल्कि अरमान था, जो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा हुआ था। और मुझे देखते ही वो एकदम उछल पड़ा और फिर मेरे पास आकर हैरानी से पूछने लगा, आफरीन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और पीछे हटकर कहा कि मैं आफरीन नहीं हूँ, मेरा नाम बुलबुल है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आफरीन बनकर अरमान का सामना करती। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। सालों से इस कोठी पर मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी। अरमान ने आकर मेरे कंधों से पकड़कर मुझे झंझोर दिया और कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरी आफरीन ही हो। तुम यहाँ पर कैसे पहुँची? मुझे तो मेरी दीदी ने यही बताया था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। अरमान की बात सुनकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि मुझे यहाँ पर पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बहन थी। यह बात सुनकर वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। मुझे बताया कि जब से मेरी बहन को तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वो तुमसे नफ़रत करने लगी थी। इसलिए वो अनजान आदमी को अपने फ़ायदे के लिए बुलाती थी, क्योंकि जीजा जी तो ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे। मुझे उसके इस प्लान के बारे में पता चल गया था, तभी तो मैं तुम्हें दूसरे शहर ले जाने की बात करता था। लेकिन जब उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो वो बातें मेरी बहन ने सुन ली थी और वो आदमी दीदी से मिलने के लिए आता था, क्योंकि वो कोठी का दलाल है। मैं अपनी बहन की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था। जब जीजा जी घर पर नहीं होते थे तो वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है। यह बात तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता था। मैंने अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उस दिन भी मुझे यह आदमी को घर से निकलते हुए देखकर बहुत गुस्सा आ गया था और इसी बात पर मेरी और मेरी बहन में झगड़ा हुआ था। फिर उसके अगले ही दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मुझे उनकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने रो धोकर मुझे इस बात पर यकीन दिलवा दिया। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कई जगह तलाश करने की कोशिश की, तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। उन्होंने जीजा जी को भी यही बताया कि आपकी भतीजी भाग गई है और फिर मुझे भी यही लगने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे तुम्हारी चाची की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी चाची बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है और ये सब कुछ उसके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बिन माँ बाप की बच्ची को सताया। अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने तुम्हें इस कोठी पर छोड़ दिया। अरमान रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि उसने मुझे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अरमान मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया तो वो खामोशी से वहाँ से चला गया। उसने मुझसे ज़िद नहीं की कि क्योंकि वो जान चुका था कि अब मैं एक वेश्या हूँ और इस हाल में वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही उसे ये समाज मुझे एक्सेप्ट करने देगा। अरमान की हालत मेरी बेवफाई में ऐसी हो गई थी। उसने अपने आप को शराबी बना लिया था और वो कोठी पर भी आने लगा था। वो अपनी रात पूरी किए बिना ही वहाँ से शर्मिंदा होकर चला गया था और मैं बेगम जान के कमरे में आ गई थी। लेकिन जैसे ही मैं बेगम जान के कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि बेगम जान बेहोश ज़मीन पर पड़ी हुई थी।
मैंने उनको छूकर देखा तो उनका शरीर ठंडा पड़ा था, शायद वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बेगम जान को ही अपना सब कुछ मानती थी और आज वो मुझे इस दुनिया में छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उनकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी जिस पर उनकी पूरी कहानी लिखी हुई थी कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे। और साथ ही साथ चिट्ठी पर यह भी लिखा हुआ था कि लहसुन के रस को नाभि पर लगाने से क्या होता है। दरअसल इस लहसुन के रस को नाभि पर लगाने से औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती और वो तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहती है। बेगम जान को यह सब कुछ बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने यह नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो हर बार मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी। पर अफसोस की बात यह थी कि बेगम जान इस दुनिया से जा चुकी थी। अब कोई भी मुझे ये लहसुन पकड़ाने वाला नहीं था और मैं अब यही इस कोठी पर अपनी बची कुची ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आज भी मुझे बेगम जान की याद आती है जिसे मेरी इतनी फिक्र थी। लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगाने से मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई और न ही मैं किसी कस्टमर से प्रेग्नेंट हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।